commentator of the world, the voice of India, Harsha Bhogle. आपकी उम्र कम है और मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, ये समझ गया मैं। विराट कोहली को फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना पसंद है। सईद अनवर की बात ना करें, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा खेला। सईद अनवर की बात ना करें। इमरान खान क्या प्लेयर, वसीम अकरम जैसा प्लेयर नहीं पहले कभी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिककास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और आज का मेरा इंटरव्यू एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं सालगिरह के हिसाब से बात करूं तो मैं एक दिन बड़ी हूं इनसे, मगर जब मैं एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो मेरी उम्र से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अपने छोटे से करियर में मैंने तो कई दफा ये जुमला सुना है कि कभी नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलिए, जो क्रिकेट पे इतनी बातें करती हूँ। आई प्रिडिक्ट, मतलब मुझे अंदाजा है कि इन्होंने भी बहुत दफा सुना होगा, बट आई हैव ऑलवेज सीन हिम स्माइलिंग, जिससे हमें हिम्मत मिलती है कि हाँ जी कोई बात नहीं, कोई कहता है तो कहता रहे, क्या फर्क पड़ता है। सो विद मी आई हैव वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द वर्ल्ड, द वॉइस ऑफ इंडिया, हर्षा भोगले। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया। मैं गौर कर रहा था कि कितनी आसानी से आपने कह दिया कि आपकी उम्र कम है और मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, ये समझ गया मैं। नहीं, देखिए मैंने कहा कि मैं आपसे बड़ी हूँ, मैंने शुरू ही उससे। हाँ, मैंने उसके आगे वाली लाइन भी सुन ली, लेकिन जब उम्र हो जाती है उतनी तो कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। So how is it going? कैसे इस इवॉल्विंग टाइम में कैसे आप में कितना चेंज आया? देखिए, जब ऐसा लगता है कि जिंदगी में अब काफी कुछ देख लिया, जिंदगी एक नई मोड़ दे देती है ना, हम सबको एक नया ट्विस्ट सा आ जाता है। तो किसको लगा था कि हम लॉकडाउन में रहेंगे, किसको लगा था कि जो हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं या क्रिकेट मैचेस जो अभी स्टार स्पोर्ट्स ने किया, कि आप घर में बैठ के कमेंट्री करोगे, कि मैं स्क्रीन से बात करूंगा, तो ये भी एक नई चीज सीखने को मिली, क्योंकि परेशानी में भी कुछ अच्छी चीजें हो ही जाती हैं। तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन होगा ये शायद खत्म हो जाए, फिर इंसान से मिले, बस तस्वीर से बात ना करें। आपको तो ये भी एक नई चीज है। डिजिटल मीडिया जो है वो वैसे ही तेजी से बढ़ रहा था, बट इस कोविड की वजह से कैटलिस्ट का काम किया इस कोविड ने इस डिजिटल मीडिया में। यानी आप और मैं बैठ के ऐसे बात कर रहे हैं, हमने कब सोचा था कि हम बॉर्डर के इस पार और उस पार बैठ के इस तरीके से डिस्कशन करें। बॉर्डर तो छोड़िए, हम तो यूएस के लोगों से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों से बात कर रहे हैं, वो तो समुंदर पार है वो तो। लेकिन बिल्कुल सही हुआ। लेकिन मुझे तो, मेरी राय ये है कि इससे हमारे मीडिया में फर्क परमानेंटली पड़ जाएगा। कि जो पहले जैसे होता था उससे अब लोग समझ जाएंगे कि जो मैं स्टूडियो में जाकर करना पड़ता था वो मैं घर से कर सकता हूँ आज। और घर से मैं हर चीज कर सकता हूँ अगर मेरी इंटरनेट लाइन अच्छी हो। तो अब सबसे अहम चीज दुनिया में यही एक बच गई कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन कैसी है, बस। तो उस लिहाज से देखिए, इंटरव्यूज करने का तरीका ही बदल गया है। पहले एक दूसरे आमने सामने बैठते थे, यूज्ड टू प्ले ऑफ ईच अदर, के एक मूड से अंदाजा आता था, अच्छा ये बोलना चाह रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं कट कैसे करूं, इशारों में बात करूं मैं उनसे। अब बिल्कुल अलग तरीका हो गया है। तो अगर मैं जैसे अब दे रहा हूं, मैं बड़ा लंबा सा जवाब दूं तो आप बीच में बोल नहीं सकती, आपको इंतजार करना पड़ता है। इंटरनेट कनेक्शन की आपने बात किया, हम जरा उस दौर से पीछे चले जाते हैं जब इंटरनेट कनेक्शन का कुछ नहीं था। आपने जहां से सिलसिला शुरू किया, मतलब कहाँ अचानक से कैसे आपको शौक हुआ? देखिए मुझे ये तो अंदाजा है कि बहुत पढ़ाई का माहौल होगा आपके घर में, बिकॉज आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो प्रोफेसर। वैसे फ्रेंच आती है आपको? भूल गया हूँ। हाँ। Je parle un tout petit peu, tout petit peu। चुप्पे मुझे सिर्फ कोमत पहला आता है बस। नहीं, थोड़ा। अगर आप मुझे एक फ्रेंच टेक्स्ट देंगे तो फ्रेंच टू इंग्लिश में थोड़ा बहुत कर पाऊंगा। इंग्लिश टू फ्रेंच अब नहीं होता मुझसे, बहुत साल हो गए। तो मेरे बड़े भाई कर लेंगे, मैं नहीं कर पाता। अच्छा, तो ये तो मुझे अंदाजा है कि पढ़ाई का बहुत माहौल होगा घर में, बट फिर अचानक से क्या कमेंट्री का शौक कैसे हुआ? कहाँ आप क्रिकेट तो खेल ही रहे थे, बट क्रिकेट खेलते खेलते आपने क्यों ये ऑप्ट किया कि नहीं जी मैं क्रिकेट को फर्दर ऑन नहीं लेकर जाऊंगा और कमेंट्री को मैं फर्दर ऑन लेकर जाऊंगा? क्योंकि ना सवेरा बचपन से सच्चाई का एहसास मुझे हो जाता था कि मैं ख्वाब में नहीं रह सकता था। मुझे पता था कि मैं इतना क्रिकेट खेल चुका हूँ, इससे आगे मैं नहीं खेल सकता, और खेलने की गुंजाइश भी नहीं थी। क्योंकि ये दौर जमाना था, देखिए 1900, अब मैं कह दूं तो आप कहेंगे मैं पैदा नहीं हुई थी, हमारे जो भी हो। ये है सवाल 1981-82 का, जब मैं इंटर यूनिवर्सिटी खेला, मैं 1981 में खेला। उस समय
चांस ही नहीं था कि आगे मैं क्रिकेट खेलने की सोचूं, क्योंकि अगर मैं एक लेवल और भी खेलता तो भी क्या करता, मुझे बैंक में नौकरी मिलती ज्यादा से ज्यादा। तो खुशकिस्मत था मैं कि मुझे कम्पिटिटिव एग्जाम में IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिली, हमारा नंबर 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होता था वो। वहां जाके मेरी दुनिया बदल गई। तो मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इससे ज्यादा खेलूं, बस उतना खेलूं कि मुझे गेम के बारे में जानकारी हो, पहचान हो। सिर्फ ये नहीं कि कवर ड्राइव कैसे खेलते हैं, मिड विकेट फ्लिक कैसे होती है, रॉन्गर कैसे बॉल डालते हैं, ठीक है ये तो सीख गया था, लेकिन एक बड़े छोटे लेवल पे सीखा था मैं। लेकिन हारने और जीतने से मन में जो असर होता है मन पे, कि आप जीतने को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, जब मैच हारते हैं तो आपके प्लेयर्स, आपके दोस्त हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो उनका बिहेवियर क्या होता है, उससे ये चीजें समझ गया मैं कि एक शॉट खेला मैंने, चौका गया, भाई ये तो जाना नहीं था। तो ये जो इमोशंस होते हैं गेम के, सारे जज्बात जो होते हैं, ये जज्बात सीखना जरूरी होता है, ये सीखा मैं। उससे आगे खेलने की मुझे जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि गुंजाइश भी नहीं थी आगे खेलने की। नहीं तो फिर कमेंट्री कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे पहली दफा कैसे कमेंट्री की, कौन सा मैच था जिसकी कमेंट्री करने को मिली सबसे पहले? ये ना इतनी दूर की बात है कि जो उल्टी दूरबीन होती है ना, उल्टी दूरबीन, आपने दूरबीन देखी होगी, जब उल्टी करते तो हर चीज दूर नजर आती है, ऐसी कुछ बात है। हाँ, बहुत दूर, इतने साल हो गए। लेकिन मैं अपने मैच के लिए एक कैसेट प्लेयर ले गया। हमारे टीम के जो ओपनर्स खेल रहे थे तब उन पर कमेंट्री की मैंने। फिर वो ले जाके ऑल इंडिया रेडियो में दिया। हैदराबाद में ना, शहर तो था लेकिन एक बड़ा सा गांव था, सारे एक दूसरे को जानते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जहन में ये बात है कि हमारे वालिद साहब ने बात की थी किसी, कि हमारा लड़का आके आपको ये टेप देगा, जरा सुनिएगा। तो मैंने टेप दी उनको, लेकिन मैं 18-19 साल का था, कौन 18-19 साल के लड़के को चांस देता है। तो एक्चुअली एक कनेक्शन है लाहौर का इसमें। एक्चुअली उन दिनों स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के एक JD बावेजा साहब थे, बावेजा साहब, जो जिनकी फैमिली लाहौर से पार्टीशन के टाइम इंडिया आई थी। तो बिल्कुल ऐसे मोटे से जॉली से इंसान थे वो। तो हमारे यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी, उन्होंने कहा हमारे बगल में रहते हैं वो, तो मैं उनको सुनाती हूँ कैसे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और बड़प्पन है उनकी कि उन्होंने कैसेट सुनी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटे आप 19 साल के हो, 2-3 साल के बाद आना। उन्होंने कहा चांस दे के देखते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो मुझे 20 साल का भी नहीं था, मैं 19 साल का था जब मुझे पहली रणजी ट्रॉफी मैच दी उन्होंने करने के लिए। तो जनवरी 81, यानी आई वाज 19 एंड हाफ, तो मैंने पहली रणजी ट्रॉफी मैच तब की। तो मतलब तो उन्होंने कैसे, या पहली दफा जब बैठे सामने माइक सामने, तो मतलब कोई कुछ था, कुछ कॉन्शियस थे, कुछ हुए, फंबल्स हुए कुछ ऐसे? जी, फंबल तो आज भी होते हैं, फंबल तो बहुत होते हैं। फंबल हुआ, लेकिन कभी कभी ना आप डर समझने से पहले जब आपको मौका मिलता है तो डर का उतना एहसास नहीं होता। एक दो बार हुआ जरूर कि उन दिनों कमेंटेटर और समराइजर नहीं होते थे। एक कमेंटेटर होता था, खुद 15 मिनट एक तकरीर कर रहा था कि दुनिया को मैं बता दूं यहाँ क्या हो रहा है। फिर आगे 15 मिनट कोई और करता, 15 मिनट कोई और करता, फिर मैं वापस आ जाता 15 मिनट करने। कोई बातचीत नहीं होती थी जैसे हम कर रहे हैं, जैसे एक्सपर्ट के साथ बातचीत होती है, वैसे नहीं थी। 15 मिनट की तकरीर होती थी। तो जब बीच में ड्रिंक्स ब्रेक आते थे, एड्स वगैरह तो होते नहीं थे, तो 3 मिनट आप कैसे भरोगे? 3 मिनट अकेले हैं, बैठे हैं आप स्टूडियो में, मैं 19 साल का लड़का हूँ, 3 मिनट। और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने स्कोर कार्ड सारा पढ़ा और कहा कि नेक्स्ट आवर यंग मैन विल बी ऑन एयर, और रूम से बाहर चले गए। तो 3 मिनट में लोग अंदाजन स्कोर कार्ड धीरे धीरे पढ़ते हैं, लोगों को बता दे फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो सारा वो कर गए। और फिर मुझे दिया, जो 2.5 मिनट गुजरे ना, मुझे लगा 2.5 घंटे थे वो। और उस दिन मैंने कहा कि जब मैं कभी सीनियर बनूंगा ना, ये मुश्किल दौर मैं गुजरूंगा और फिर लड़के को दूंगा चांस। तो ये सब हुआ। लेकिन जब बचपन में मुश्किल हालात में आप अपने आप को पा लेते हो ना, तो पढ़ाई जल्दी हो जाती है, जल्दी सीख जाते हैं आप। तो खुशकिस्मत था मैं कि वहां पे मुझे 3-4 चांसेस मिले। हैदराबाद में उतने ज्यादा लोग थे नहीं करने वाले, तो थोड़ा दूरदर्शन पे चांस मिला बाद में। खुशकिस्मत ये भी था, दिल्ली में किसी ने देख लिया, वहां से एक और चांस मिला। पहचान तो नहीं थी उसके आगे मेरी कहीं, तो बनते बनते बन गई। मुन्ना भाई में डायलॉग है ना, बनते बनते बन गई। तो मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी थी, बनते बनते बन गई।
बस वो रास्ता बनता चला गया। जो आपने कहा है, वो कहते हैं ना, जितनी मुश्किलें पड़ जाएं आसान हो जाती हैं आगे जाके, तो वो वही वाला सिलसिला आपके साथ। और अगर मुश्किलें पहले आती है ना सर, अगर मुश्किल तो, और अगर आप गलती कर बैठो तो जब आप छोटे होते हैं गलती माफ होती है। बिल्कुल। ये सीख रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। हाँ। तो गलतियां तो सबसे होती हैं। अगर आप 30 साल की उम्र में शुरुआत करो, अगर आप 20 साल की उम्र में शुरुआत करो, गलतियां तो आप करेंगे ही। लेकिन एक उम्र के बाद गलती माफ नहीं होती आपको। जब आप यंग होते हो बहुत, गलती माफ हो जाती है। तो मैं जो भी गलतियां करनी थी, जो भी सीख पढ़ाई करनी थी, वो थोड़ी जल्दी हो गई मेरी, उसका फायदा हो गया मुझे। ब्रिलियंट, जबरदस्त। अच्छा, जब मैं 92 याद करती हूँ, तो मेरे जहन में तो ऑब्वियसली सबसे पहले वर्ल्ड कप की जीत आती है। बट 92 एक 91 92 एक इम्पोर्टेंट वक्त था आपके लिए भी, बिकॉज दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम जो आप एबीसी के लिए गए। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब वो कैसा एक्सपीरियंस था? ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया गए आप, और वहां जाके आपको मौका मिला कमेंट्री करने का। कितना एक तो डिफरेंस आया, एक तो शिफ्ट आया होगा, बहुत बड़ा शिफ्ट आया होगा कि यहाँ इंडिया में कमेंट्री करते करते एकदम से आपने एबीसी के लिए कमेंट्री शुरू की। कितना डिफरेंस था वो? जी, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले मैं एबीसी तक पहुंचूं कैसे? हाँ। मेरी कोई पहचान नहीं थी वहां पे। एक रेडियो ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक दोस्त होती थी, अभी क्रिकइंफो पे लिखती है, बड़ा अच्छा लिखती है, शारदा उग्रा। तो शारदा रेडियो ऑस्ट्रेलिया पे काम करती थी। मैंने उसे कहा कोई पहचान है रेडियो ऑस्ट्रेलिया में? उन्होंने एक नाम दिया मुझे। ईमेल के पहले का दौर है, याद रखें आप। ईमेल नहीं होता था, इंटरनेट आया नहीं था अभी। खत लिखा। हाँ, लेकिन खत लिखना तो हमारे फिल्मों में उसको बड़ी रोमांटिक उसका उसका एसोसिएशन होता है। नहीं, मैंने फैक्स किया। फैक्स आ गया था तभी। मैं 90 में इंग्लैंड जब गया था, मैनुअल टाइपराइटर लेके जाता था मैं। मैनुअल टाइपराइटर, खैर आपको क्या पता मैनुअल टाइपराइटर क्या होता है। रिबन ले जाता था, कार्बन पेपर ले जाता था, वो सारा करना पड़ा। लेकिन 91 92 तभी फैक्स आया था। घर में नहीं होता था फैक्स, किसी के ऑफिस में जाके फैक्स भेजना पड़ता था। मैंने फैक्स भेजा। उन्होंने कहा कि रेडियो ऑस्ट्रेलिया, हम ओवरसीज आर्म है, मैं एबीसी को आपका नाम दे देता हूँ। एबीसी ने कहा आप हमको सैंपल भेजिए कमेंट्री का। अब सैंपल किसके पास है? लकीली मैंने दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी कुछ मैचेस किए थे। पता नहीं क्यों हमारे वालिद साहब ने वो कैसेट पे रिकॉर्ड करके रखा था। तो कैसेट थी मेरे पास। अब वो कैसेट कैसे भेजी जाए? तो उन दिनों पहली तनख्वाह में से मैंने और मेरी बीवी ने थोड़े पैसे बचाए थे, और एक वो डबल कैसेट डेक आता था। एक डबल कैसेट डेक माने आप एक कैसेट से दूसरे कैसेट पे रिकॉर्ड करते हो। तो मैंने खाली कैसेट खरीदी, रिकॉर्ड की, और मैंने कहा चलो कुरियर से भेज देते हैं। लेकिन कुरियर का दाम बहुत ज्यादा होता था उन दिनों, तो मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा वो। और उसमें सारा एक्सप्लेन किया कि हमारी स्टाइल कैसे होती है, आपकी स्टाइल कैसे होती है, कॉन्वर्जेशन नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, एक टेस्ट मैच देंगे आप, क्योंकि आप विजिटिंग कमेंटेटर, हमारे पास बजट्स नहीं होते। तो कमेंट्री करने के लिए मैं दोपहर में, जैसे लंच टाइम पे एक आर्टिकल लिखता था, क्योंकि लंच टाइम माने इंडिया में 7:30 होते थे सुबह के। 8 सवा 8 बजे आफ्टरनून पेपर की डेडलाइन होती थी। तो 8 बजे तक मेरा लंच टाइम रिपोर्ट पहुंच जाना चाहिए, ताकि वो 8:30 बजे जो पेपर छपता है उसमें छप जाए। एंड ऑफ द मैच दूसरे पेपर के लिए लिखता था मैं। वीडियो मैगजीन्स होती थी उन दिनों। आई डोंट नो आपको पता भी है वीडियो मैगजीन क्या होती है? जैसे मैगजीन्स होती हैं, वैसे वीडियो मैगजीन हर 15 दिन को एक वीडियो मैगजीन आती थी, वो करना पड़ता था मुझे शूट करके। और फिर रिची रिचर्डसन और एलन बॉर्डर और अजहरुद्दीन, उनके कॉलम्स घोस्ट करता था मैं। ये सब करता था मैं, क्योंकि मुझे रेडियो के लिए पैसे नहीं मिलते थे। तो दिन में 12-13 घंटे तो काम हो ही जाता था, लेकिन कभी थका नहीं। क्रिकेट देखने से आप थकते नहीं हो। नहीं, वो तो डेफिनेटली, इफ यू लव द जॉब दैट यू आर डूइंग, तो लगता है कि आपको आपकी मोहब्बत के पैसे मिल रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल यही है। और खुशकिस्मत में ये भी था, वहां उन दिनों ऑस्ट्रेलियंस को इंडियन एक्सेंट से वाकिफ नहीं थे वो, क्योंकि इंडियन कमेंटेटर ज्यादातर या तो बुलाते नहीं थे या जाते नहीं थे। उन दिनों फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमको ये इतना मोटा सा फॉर्म होता था, वो ट्रिप्लिकेट में भर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देना पड़ता था, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम होता था। तभी इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी खुलने लगी थी, अभी खुली नहीं थी। तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम मिलता था हमको। अगर मैं 1990 में इंग्लैंड गया था, मैं किसी इंग्लिश जर्नलिस्ट को लंच पे नहीं ले जा सकता। उतने ही पैसे फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट से मिलते थे। तो उतने पैसे वो मिलने के लिए 2 हफ्ते लगते थे। तो मुश्किल हालात थे जरूर, लेकिन वहां पे उन्होंने इंडियन एक्सेंट सुना नहीं था।
तो आई बिकेम अ बिट ऑफ अ क्यूरियोसिटी वहां पे कि ये कौन है। लोग मुझे कहते थे कि आपने इंग्लैंड में जाके अंग्रेजी सीखी। मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तान में आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले हैं। हाँ। लेकिन आई वाज अ क्यूरियोसिटी, इसलिए पहचान हो गई लोगों में, और उसके बाद वन थिंग लेड टू द अदर। बट जहां आपने इंडियन एक्सेंट की बात की, वहां ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट समझना आसान हुआ आपके लिए शुरू में? मतलब शुरू में तो आपको पता ही नहीं इतना नहीं, चलता वो बोल क्या गए हैं। थोड़ा बहुत एक्सपर्ट्स थे, एक पीटर बर्च थे, एक नॉर्मन ओनील थे, वो फिर भी ठीक थे, जरा धीरे धीरे बोलते थे, हम लोगों की तरह नहीं, हम बड़े तेज बोल देते हैं। लेकिन वो पीटर रोबक थे वहां पे, उनका एक्सेंट समझने में भाई मुझे 1-1.5 टेस्ट मैच लगा। तो मैं हाँ हेलो यस यस, ये तो हमारी पुरानी आदत है, ऐसे करते करते एक टेस्ट निकल गया। लेकिन जब जब सीखने का एक जुनून होता है ना आपके अंदर, तो आप जल्दी सीख जाते हैं। तो सीखते सीखते ठीक हो गया, पूरा सीजन कर लिया मैंने वहां पे। उसके बाद बीबीसी से असाइनमेंट आने लगे। जब आप एक इंटरनेशनल असाइनमेंट करते हो तो फिर लोगों की नजर आप पे पड़ जाती है, लोग देख लेते हैं आपको। अच्छा, कितना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना डिफिकल्ट हुआ आपके लिए क्रिकेटर्स के साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करना? बिकॉज एक तरीके से होता तो आउटसाइडर ही है ना इंसान, कि नहीं जी मैं तो क्रिकेटर हूँ, ये क्यों क्रिकेट पे इतनी बात कर रहे हैं? हाउ डिफिकल्ट वाज इट, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सेप्टेंस कैसे कैसे बढ़ती गई? अभी भी पूछते हैं, ऐसे नहीं कि अभी नहीं पूछते। रेडियो पे आसान था, क्योंकि रेडियो पे एक सिलसिला सा बन गया था कि एक कॉलर होता है और एक एक्सपर्ट होता है। कॉलर मैच में क्या हो रहा है वो बताता है, एक्सपर्ट क्यों हो रहा है वो बताता है, और ये एक पैटर्न सा बन गया था। जॉन आर्लर, ब्रायन जॉनसन होते थे इंग्लैंड में, या एलन मैकिलरे होते थे। ऑल इंडिया रेडियो में बहुत बड़े अच्छे कमेंटेटर्स रह चुके थे, आनंद सेठलवाड, नरोत्तम पुरी, डिकी रत्नागर। आपके यहाँ उमर कुरैशी ने तो बड़ा नाम कमाया था, उमर कुरैशी थे, फिर चिश्ती मुजाहिद आए थे, इफ्तिखार अहमद थे। तो ये कॉलर्स का एक सिलसिला बन चुका था। टेलीविजन में जब पहली बार आए तब ये सवाल होने लगा, लेकिन मैं खुशकिस्मत ये था, इसलिए था कि प्लेयर्स तब तक आए नहीं थे, दूरदर्शन का जो बस एक्सपीरियंस था, तो प्लेयर्स के आने से पहले मुझे चांस मिल गया। आज अगर मैं आता तो मुझे कोई मैच नहीं, और कितना चांस नहीं। कितना कितना मुश्किल हुआ रेडियो से टीवी कमेंट्री पे शिफ्ट करना? बिकॉज बहुत डिफरेंस, मतलब मैंने इनिशियली टीवी कमेंट्री की, बट अब मैंने रिसेंटली पाकिस्तान सुपर लीग में रेडियो कमेंट्री करने का एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बड़ा डिफरेंस लगा। मुझे लगा मैंने एक रिवर्स गियर लिया है, बट आप बताएंगे कि कितना तो डिफरेंस? आप मुझे बताइए, आपको आसान कौन सा लगा ज्यादा? टीवी कमेंट्री मुझे ज्यादा आसान लगी। रेडियो कमेंट्री में तो आपको पूरा नक्शा खींचना पड़ता है, और वो नक्शा खींचना, आपके पास बहुत अच्छे अल्फाज होने चाहिए उसके लिए। लेकिन रेडियो कमेंट्री में आप गलती नहीं कर सकते, आप चाहो भी तो गलती नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके सामने हो रहा है वो आप बड़े ऑनेस्टली लोगों को बताएं, तो फिर आप गलत कैसे हो सकते हैं? तो मुझे रेडियो कमेंट्री मुझे हर वक्त टीवी से ज्यादा आसान लगी। और मैं यही सोचता था कि जब मैं रेडियो कमेंट्री कर रहा हूं, लोग टीवी स्क्रीन भी देखें। क्योंकि जब पहली बार मैंने रेडियो कमेंट्री की, मैंने देखा कि थोड़ी सच्चाई है और काफी एक फिक्शन चलता जा रहा है, असलियत थोड़ी बहुत और बाकी कहानी का कुछ और। रंगीन सी कहानी बनती थी, लेकिन वो असलियत में नहीं थी वहां पे कुछ। तो आई यूज्ड टू होप के मैं रेडियो कमेंट्री कर रहा हूँ और लोग पिक्चर भी देख रहे हैं। लेकिन जब पहली बार टीवी पे आया तो दो प्रॉब्लम थे। एक तो मैं ज्यादा तेज बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ये आपने भी देखा होगा, तरह जल्दी बोलता हूँ। जब आप नर्वस होते हैं तो और भी जल्दी बोलते हैं। जैसे फास्ट, जब आपको फास्ट बॉलिंग का डर होता है, शॉट ज्यादा खेलते हैं, कम नहीं। तो एक स्पीड का प्रॉब्लम था जब मैं पहली बार आया टेलीविजन पे। और टेलीविजन विजुअल मीडियम होता है, जब मैं पहली बार होस्ट करने लगा तब प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि अब तक मैं विजुअल मीडियम में नहीं था कहीं, जो मन में चाहा पहन लिया। अब सडनली आपको गौर करना पड़ेगा कि ये जैकेट के साथ शर्ट कौन सा पहनना चाहिए, बाल ठीक है कि नहीं, ये तो कुछ आइडिया ही नहीं था हमको। अब भी नहीं है। आप देख रहे हैं, आप देखिए आप कैसे लग रही है, मैं कैसे लग रहा हूँ, तो अभी भी आइडिया नहीं है। लेकिन वो सीखने में सबसे ज्यादा वक्त लगा कि टेलीविजन के लिए तैयारी जो करनी चाहिए वो सीखने में बहुत 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 साल लगे। बट टेलीविजन की जब मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इटसेल्फ टेलीविजन कमेंट्री भी इवॉल्व होती गई। जैसे जैसे अलग अलग क्रिकेट के फॉर्मेट्स आते गए, वैसे वैसे कमेंट्री में भी फर्क आता रहा। तो अब क्या जैसे प्लेयर्स को गियर स्विच करना पड़ता है टेस्ट से T20 में, क्या कमेंटेटर्स को भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है।
टेस्ट क्रिकेट थोड़ा मुझे ज्यादा आसान लगता है, क्योंकि वहां पे 3 लोग होते हैं, आपके पास वक्त होता है कुछ कहने के लिए। मुश्किल ये होती है कि आपकी तैयारी ज्यादा होनी चाहिए वहां पे, क्योंकि आप गेम ज्यादा एनालाइज करते हैं। T20 में यूर जस्ट विद द गेम, जिस गेम जिस रफ्तार से चल रही है आप ही उसी रफ्तार से चल रहे हैं। और हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग इतनी ज्यादा होती है, जैसे आप इंग्लैंड से स्काई की फीड आ रही है आपके यहाँ, स्काई पे सब्सक्रिप्शन लोग देते हैं, पैसे पैसे सब्सक्रिप्शन से बनते हैं उनके, तो हर ओवर के बाद ऐड नहीं होती उनकी। हमारे यहाँ हर ओवर के बाद ऐड होना लाजमी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पैसे तो वहां से आते हैं। तो हमको एक और प्रेशर होता है कि जैसे आखिरी बॉल होती है जल्दी खत्म करके आप ब्रेक में जाओ। तो आपके पास फर्ज करो टेस्ट मैच में 20 लफ्ज हैं कुछ चीज बोलने के लिए, यहाँ पे आपके पास 3 होते हैं। तो फिर भी अंग्रेजी ठीक हो जाती है। जब मैं हिंदी में कमेंट्री करता हूँ कभी कभी, तो T20 में मुझे मुश्किल होता है, टेस्ट क्रिकेट में आसान हो जाता है। तो बिल्कुल एक ग्रामर अलग हो जाता है हर फॉर्म का। मैंने बड़े बड़े लोगों को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है जब T20 में आते हैं, क्योंकि आप अपनी रफ्तार से बोलते हैं और वो बेचारा लड़का कहीं ऐड जिसको डालनी होती है वो इंतजार कर रहा है, ठक वो ऐड डाल देता है, आपका सेंटेंस कट जाता है। तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। जैसे बल्लेबाज को, बैट्समैन को अलग अलग कंडीशंस में अपनी टेक्निक बदलनी होती है, वैसे हमको भी करनी पड़ती है। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देखती हूँ कि आपने तो इंडियन क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा। इंडियन क्रिकेट जो कि पहले बैटिंग पावर हाउस थी, मतलब जब भी अगर मैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बात करूं तो हमेशा होता था एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग यूनिट वर्सेस एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट। पर जितनी तेजी से अब आपको बॉलर्स भी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं इंडिया के, उस प्रोग्रेस को आप कैसे डिफाइन करें? मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में आपके पास इतने सारे फास्ट बॉलर होंगे सिलेक्ट करने के लिए। हमको तो लगा कि फसल तो पाकिस्तान में बनती है, वहां पे तो ऐसा लगता है कि हर मौसम अलग होते नहीं है, हर मौसम फास्ट बॉलर की फसल के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये एक दौर था कपिल देव के बाद जवाहरलाल श्रीनाथ के बाद जहीर खान का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ नेक्स्ट जनरेशन पे। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस विराट कोहली का रहा है, क्योंकि विराट कोहली को फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना पसंद है। धोनी स्पिन बॉलिंग के बड़े अच्छे कप्तान थे, लेकिन विराट कोहली के आने के बाद भुवनेश्वर कुमार आए, फिर जसप्रीत बुमराह आए, मोहम्मद शमी दोबारा आए। तो थोड़ा विराट कोहली का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो फास्ट बॉलर्स के साथ ज्यादा खेलना चाहते हैं। आप देखिए जब धोनी कप्तान थे तो अश्विन के हर मैच में 7-8 विकेट बनते थे। जब कोहली कप्तान बने एक ही स्पिनर के साथ खेलते हैं, कभी कभी जब बाहर जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत असर कोहली का रहा है। एक नया जनरेशन जो आ रहा है वो कह रहा है मैं भी तेज कर सकता हूँ। कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है कि हम तेज नहीं कर सकते? और जब एक जनरेशन थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होने लगती है, जैसे सिर्फ जहीर खान नहीं थे, जहीर खान थे, कुछ हद तक आशीष नेहरा थे, कुछ हद तक इरफान पठान थे, श्रीशांत थे, आरपी सिंह थे, तो एक 5-6 लोगों का एक संगम सा हो गया था वहां। तो उस one generation always leads to the next. So suddenly we are getting a good crop. See, लेकिन बैट्समैन उतने नहीं है जितने पहले होते थे टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, ये एक वो है, एक डिबेट आजकल चल रही है थोड़ी सी, जिस पे बात भी होती है कि हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या बेहतर हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या कम हो रही है? ज्यादा तो खेली जा रही है, बट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो डिबेट ये है कि जी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बुरी हो रही है। आप किस साइड पे हैं डिबेट के? क्वालिटी नहीं बदलती जी, बस हमारी उम्र बढ़ती जाती है। और जब उम्र बढ़ती जाती है तो बचपन में जो हमने देखा होता है, जवानी में जो देखा होता है, वो हमको हर वक्त ज्यादा अच्छा लगता है। वो गाने कहाँ, आज के गाने बिल्कुल अच्छे नहीं, वो फिल्में कहाँ, आज की फिल्में अच्छी नहीं, वो क्रिकेटर कैसे, आज के अच्छे नहीं। आज क्रिकेटर भाई उतने ही अच्छे हैं जितने पहले के थे। लेकिन हमको लगता है कि यार इमरान खान क्या प्लेयर थे, वसीम अकरम जैसा प्लेयर नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा भाई। ये तो समुंदर में कभी वेव्स खत्म नहीं होते, आते जाते हैं समुंदर में, लहरें आती जाती हैं। किसको लगा था विराट कोहली आएंगे? सुनील गावस्कर के बाद किसको लगा था सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग आएंगे? उनके बाद किसको लगा था कि कोहली आएंगे? किसको लगा था कि पुजारा आपको सीरीज जिताएंगे इंग्लैंड में? तो स्टाइल्स बदलती हैं, अप्रोच बदलता रहता है, स्किल नहीं बदलती। किसको लगा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया गए थे 2018 में या इंग्लैंड गए थे उसी साल, और इंडिया के बॉलर्स अगर आप स्पीड देखें तो इंग्लैंड के बॉलर से ज्यादा फास्ट थे? ये ख्वाब में नहीं देखा था मैंने कभी। तो
बस हमारी उम्र बढ़ती जाती है और हमको हमारी बचपन की चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। सईद अनवर, वाह क्या प्लेयर थे। हाँ। ये आज भी हैं प्लेयर आपके पास। इंजमाम के बाद यूनुस खान आए जरूर, कुछ देर तक साथ खेलते, लेकिन यूनुस खान आए जरूर। उसके बाद बाबर आजम भी आए, फास्ट बॉलर्स भी आते गए। तो ऐसे नहीं होता कि एक दौर ज्यादा अच्छा था, बस अलग स्टाइल से खेलते हैं बस। और हमारा डेफिनेशन जो है, कौन अच्छा क्रिकेटर है जो दिन भर बैटिंग कर सके, जो लंबी इनिंग्स खेल सके। ठीक है भाई, आजकल 3 घंटे के पिक्चर देखते हैं आप, तो डेफिनेशन भी बदलते गए। क्या आप 10 गेंदों में 24 रन बना के मैच जिता सकते हैं? ये भी एक स्किल आ गई है। तो इस स्किल को हम कम नहीं कह सकते, ये अलग किस्म की स्किल है, हम इसको कम स्किल नहीं कह सकते। तो उन दिनों आप देखते थे कि क्या आप 3 सेशन बैटिंग कर सकते हैं। आज भी वो स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट ये स्किल भी है कि क्या आप 150 की स्ट्राइक रेट से 50 गेंदे खेल सकते हैं। इट्स चेंजिंग। बट जो जो जैसे आपने बात की, सईद अनवर की मैं बात करती हूँ, सचिन तेंदुलकर की बात करती हूँ, इंजमाम की बात। सईद अनवर की बात ना करें, उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा रन बनाए। सईद अनवर की बात ना करें, बहुत ज्यादा रन बनाए उन्होंने। वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स आई मस्ट से, मुझे मजा आता नहीं, सईद अनवर की हम बात नहीं करेंगे, सईद अनवर की नहीं, वो बहुत ज्यादा रन बनाए उन्होंने इंडिया के खिलाफ। वो खेल रहे थे, वो जिन बोलर्स के सामने खेल रहे थे। अब तो जितने रिस्ट्रिक्टेड हैं बोलर्स, मुझे ऐसा लगता है कि बोलर्स के हाथ बांध के कहते हैं चलो जी बॉलिंग कर दो, सारी T20 में है जो, मतलब T20 तो इट्स बोलर्स बुचेस फॉर्मेट ना। ये तो मतलब आप बॉलर उतरता ही है पिटने के लिए T20 में। मगर जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन, फील्ड रिस्ट्रिक्शन हो गई है, बॉलर को रिस्ट्रिक्शन हो गई है जी, आम इतना बेंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ये सारी चीजें अगर उस वक्त इन सबको मिल जाती, इंजमाम को, सचिन को, सईद अनवर को, तो ये तो पता नहीं क्या से क्या कर जाते। एलबीडब्ल्यू लॉ अलग था। आजकल बल्लेबाज जल्दी एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं क्योंकि डीआरएस के आने के बाद अंपायर ज्यादा देने लगे। उन दिनों शायद एलबीडब्ल्यू कम देते थे तो मौका ज्यादा मिलता था। उनके पहले आपने इंजमाम और सचिन की बात की, 80s की अगर आप बात करें तो होम अंपायर्स होते थे। होम अंपायर्स में तो कुछ भी हो सकता था जब आपके होम अंपायर्स थे। तो उन दिनों कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, कुछ अच्छी चीजें थी। आज कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ अच्छी चीजें हैं। मैंने देखा इंडिया साउथ अफ्रीका गए थे, बिल्कुल ग्रीन टॉप्स पे हुई सीरीज सारी। इंडिया इंग्लैंड गए, कुछ मैचेस ग्रीन टॉप्स पे भी खेले गए। तो कंडीशंस बदलते जा रहे हैं। अगर आज आप बॉलर हो, आपके सामने जो बैट्समैन है वो शायद T20 से आया होगा, ज्यादातर T20 से आ रहे हैं। अगर आप उसको 2 ओवर शांत रखो तो वो शॉट खेलेगा। पहले का पेशेंस नहीं रहा। तो अगर आप देखें 2018, 19, 20 has been the worst phase for opening batsmen. The overall average of batsmen 18, 19, 20 में कम हुआ है उससे पहले जो था उससे, और बॉलिंग एवरेजेस कम होते गए, ज्यादा बेहतर होते गए। तो इट्स नॉट कि बॉलर्स के लिए कुछ बचा नहीं। T20 में आपने कहा कि बस पिटने के लिए बने, कौन ज्यादा पिटता है और कौन कम पिटता है। तो जब जोएल गार्नर बॉलिंग करते थे तो 3.5 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग करते थे। आज अगर आप 7, 7.25 की इकोनॉमी रेट से अगर आप बॉलिंग कर सकें तो आप बड़े प्लेयर हैं। तो जस्ट स्टैंडर्ड्स कीप चेंजिंग, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कीप चेंजिंग, बट द गेम स्टेज एक्साइटिंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि गेम एक्साइटिंग नहीं होती। जब तक गेम में बैट वर्सेस बॉल का कॉन्टेस्ट है, भले ही गोल पोस्ट थोड़े बदलते रहे, जब तक बैट वर्सेस बॉल कायम है तब तक हमारा गेम बड़ा रहेगा। बस हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं, होल्ड करते हैं, क्योंकि अब आगे की जो कन्वर्सेशन है, वो डिस्कशन है, वो सारी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो हम यहीं पे रोकेंगे। हर्षा इज विद मी राइट नाउ एंड हर्षा यहीं रहेंगे। हम अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आप जो हैं वो इंतजार करेंगे हमारे दूसरे एपिसोड का। तो और बहुत सारी मजेदार बातें होने वाली हैं, बट इन द नेक्स्ट शो। आई होप आप लोगों ने अभी तक एंजॉय किया होगा ये इंटरव्यू, और अगले का बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।